नमस्कार बच्चों, मैं दिवाकर मौर्य मिश्री लाल आर कन्या इंटर कॉलेज टांडा अम्बेडकर नगर से। मैं आज आपको कक्षा 12 विषय समाजशास्त्र, हमारा प्रकरण है आज का परिवार के कार्य अथवा महत्व। इससे पूर्व आपने परिवार के बारे में पढ़ा। आज हम देखते हैं परिवार के क्या क्या कार्य हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है परिवार का मुख्य कार्य जो है वह है प्राणिशास्त्रीय कार्य। प्राणिशास्त्रीय कार्य के अंतर्गत इतनी सारी चीज़ें आती हैं। अतीत काल से ही मनुष्य जीवन में परिवार के अंगों को रखते हुए, परिवार के अंग कौन कौन हैं? वह समस्त सदस्य जो हमारे परिवार में हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, वह समस्त लोग हमारे परिवार के अंग माने जाते हैं। मनुष्य परिवार में ही जन्म लेता है, परिवार में ही पलकर बड़ा होता है। अगर हम देखें तो व्यक्ति परिवार में जन्म लेकर मृत्यु तक कितनी क्रियाओं से गुजरता है, वह सारी क्रियाओं की पूर्ति परिवार के माध्यम से ही संभव हो सकती है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में परिवार का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। परिवार का महत्व इसके द्वारा निष्पादित होता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर हमने रखा किसको? प्राणशास्त्रीय कार्य। पहला है यवन इच्छा की पूर्ति। समस्त मनुष्यों के अंदर यह गुण पाए जाते हैं और यवन इच्छा की पूर्ति परिवार के द्वारा ही संभव हो सकती है, क्योंकि परिवार ही ऐसी तमाम विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियाँ कौन सी होती हैं जहाँ पर हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए परिवार सहायक होता है। वह सारे कार्य जो परिवार हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है, वह सब विपरीत हमारे लिए क्या है? विपरीत परिस्थितियां हैं, और इन परिस्थितियों का निस्तारण परिवार के द्वारा ही संभव होता है। दूसरा, संतानोत्पत्ति। परिवार आगे कैसे बढ़ेगा, हमारा वंश कैसे चलेगा, या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़कर किस तरह से क्रियाशील होगा, यह सारी चीज़ें कहाँ पर आती हैं? सृष्टि में। और सृष्टि का विकास कैसे होगा? जब मनुष्य अपने पितृ ऋण से उऋण हो सके, अर्थात हर उस व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि अपने ही जैसा एक पुत्र अथवा पुत्री इस धरा को देकर ही इस धरा से जाए, जिसके लिए संतानोत्पत्ति है। अगला है लालन पालन। परिवार के अन्य सदस्य अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनकी हर प्रकार की व्यवस्था करते हैं। इसके लिए है लालन पालन। भोजन की व्यवस्था। हमारे भोजन की व्यवस्था परिवार में ही हो सकती है। अगर आप थोड़े से अपने विचारों को बदलें तो क्या भोजन की व्यवस्था मात्र परिवार में हो सकती है? भोजन तो बाहर भी मिल सकते हैं, होटल में भी मिल सकते हैं, लेकिन जो तत्व भोजन के, अर्थात जिसने परोसा है भोजन को, आपकी माँ, बहन, भाभी, चाची, ये जो परिवार के सदस्य हैं, इनके द्वारा दिया गया भोजन और बाहर के होटल के भोजन में बड़ा अंतर होता है। इसलिए परिवार का एक कार्य यही है कि भोजन की व्यवस्था करना। अगला है जीवन की सुरक्षा। शिशु जब जन्म लेता है और वह मृत्यु तक पहुँचता था, तो एक निश्चित आयु की अवधि जो है वह परिवार के अंदर व्यतीत करता है, उसमें जीवन की सुरक्षा होती है। बालक का, छोटा है बच्चा, उसके जीवन की सुरक्षा उसके माता पिता, और कुछ बड़ा हुआ उसके जीवन की सुरक्षा का भार उसके भाई बहन भी उठाते हैं, और बड़ा हुआ उसके दोस्त भी हैं। कुछ समय पश्चात विवाह के बाद उसकी पत्नी भी जीवन की सुरक्षा करती है। फिर एक समय ऐसा आता है कि आपके पुत्र पुत्रियां आपके जीवन की सुरक्षा करती हैं। अगला, वस्त्रों की व्यवस्था। परिवार में ही सभी लोगों की व्यवस्थाओं के अंतर्गत वस्त्रों की व्यवस्था की जाती है। और अगला है निवास की व्यवस्था। निवास की व्यवस्था के अंतर्गत हम देखें तो परिवार के सदस्य भली प्रकार सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सके, इसके लिए परिवार निवास स्थान पर घर की व्यवस्था करता है। अगले हेडिंग में हम लोग देखते हैं। हाँ, देखिए हमने बताया ना कि अगली हेडिंग वाली सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य क्या होता है? परिवार के अनेक प्रकार के सामाजिक कार्य होते हैं। परिवार समाज से ही जुड़ा है, तो समाज का भी नैतिक दायित्व है कि वह परिवार को देखे
और परिवार का परम कर्तव्य है कि वह समाज के कार्यों में अपनी भूमिका निभाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं बालक का सामाजिकरण। बालक समाज से कैसे जुड़ेगा? बचपन में बालक खेलता कहाँ है? परिवार के साथ। थोड़ा बड़ा होता है अन्य परिवार के बच्चों के साथ भी खेलता, अर्थात वह समाज में बाहर निकल गया। तो बालक दूसरों से कैसे जुड़े, ये बालक का सामाजिकरण कहलाएगा। बालक दूसरे के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करे, ये सामाजिकरण कहलाएगा। बालक दूसरों से अपने प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहता है, यह भी बालक का सामाजिकरण की क्रिया के अंतर्गत आता है। विरासतों का हस्तांतरण। विरासतें क्या होती हैं? विरासतें वह चीज़ें होती हैं जो हमको अपने पूर्वजों से मिलती हैं, या जिस पर हमारा अधिकार तो नहीं है लेकिन वह हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है। और देने वाला कौन होता है? हमारे अपने ही लोग जो हमसे पूर्व में यहाँ पर जन्म ले चुके हैं। वे सारी चीज़ें विरासत कहलाती हैं। तो विरासतों का हस्तांतरण होता है और यह बालक का, परिवार का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है कि अपने बच्चे को अपनी विरासत को सौंपे, जिससे वह हस्तांतरित होकर उसके प्रसार में वृद्धि कर सके। अगला है सदस्यों का सामाजिक स्थिति प्रदान करना। परिवार के द्वारा ही परिवार के अन्य सदस्यों को समाज में एक स्थिति मिलती है। जैसे अभी एक छोटा सा उदाहरण, लेकिन मुख्यमंत्री जी की माँ आने वाली है, या मुख्यमंत्री जी की पत्नी आने वाली है, या प्रधानमंत्री जी के परिवार से कोई आने वाला है। अमुक व्यक्ति क्या है ये महत्व नहीं है। महत्व यहाँ पर यह है कि किसका है, अर्थात प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या किसी पद पर आसीन व्यक्ति का जो सामाजिक महत्व है वह उसके परिवार वालों को भी प्राप्त होता है। अगला हम देखते हैं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। व्यक्ति का जीवन समाज से ही सुरक्षित हो सकता है और बालक से लेकर वृद्धावस्था तक वह परिवार के सदस्य द्वारा ही सामाजिक सुरक्षा को प्राप्त की स्थिति में जा सकता है। अर्थात उसे सामाजिक भावना का विकास जो है वह परिवार के द्वारा प्रेरित करके, स्थापित करके समाज के पास प्रस्तुत करना होता है। अगला है जीवन साथी के चयन में सहायक। ये आज के युग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जीवन साथी का चयन। तमाम आपने उदाहरण स्वरूप देखे होंगे। इसमें मुख्य भूमिका परिवार की होती है कि परिवार के अन्य सदस्य उस स्त्री या पुरुष या बालक या बालिका के जीवन साथी के चयन में सहायक की भूमिका निभाते हैं। यदि बालक या बालिका अपने जीवन साथी का चयन स्वयं करना चाहते हैं उसमें भी परिवार का विशेष महत्व होता है। अगला देखते हैं सामाजिक नियंत्रण में सहायक। सामाजिक नियंत्रण में यह एक प्रबल अभिकरण है। परिवार अपने सभी सदस्यों के व्यवहारों को निरंतर रूप में नियंत्रित करता है, अर्थात एक दूसरे के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, यह सामाजिक नियंत्रण में सहायक होता है। अगली हेडिंग हम देखते हैं। ये देखिए मनोवैज्ञानिक कार्य। परिवार का मुख्य कार्य होता है मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चा स्वस्थ हो, बच्चे के अंदर संवेग की भावना उत्पन्न हो, बच्चा अभिप्रेरण से कुछ सीख सके, बच्चा प्रेरित हो, अर्थात बच्चे के अंदर वह सारे गुण उत्पन्न हो जो मनोविज्ञान से रिलेटेड हो, मनोविज्ञान से संबंध रखते हों, जिसके कारण बच्चे के विकास में, बच्चे की भावनात्मक संवेगात्मक विकास में परिवार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवार बालकों को मानसिक रूप से सुरक्षा भी प्रदान करता है। परिवार बालकों के संवेगात्मक विकास को उचित दिशा प्रदान करता है। हमारा बच्चा किस दिशा में जा रहा है। परिवार में अनेक मूल प्रवृत्तियों की संतुष्टि होती है। मूल संतुष्टि क्या होती है? जैसे बालक को किस क्षेत्र में रुचि है उसके अनुसार परिवार वाले यदि उस बालक को उसके क्षेत्र का विषय चयन करने में मदद करते हैं तो बालक को आत्मसंतोष होता है, बालक की आत्मनिर्भरता बढ़ती है। इसी को मूल प्रवृत्ति का संतुष्ट भी माना जाता है। अनेक मानसिक प्रक्रियाएं जैसे जिज्ञासा, निरीक्षण, प्रत्यक्षीकरण, तर्क, विचार आदि मनोवैज्ञानिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। अगली हेडिंग है धार्मिक कार्य। प्रत्येक परिवार किसी न किसी धर्म से अवश्य जुड़ा होता है और उस परिवार का यह कर्तव्य है कि बालक को वह अपने धार्मिक क्रियाकलापों में सम्मिलित कर उसके आचारों विचारों को अपने धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत करे।
ईश्वर की उपासना बालक करे अपने धर्म के अनुसार, मत के अनुसार, मजहब के अनुसार। बालक के अंदर प्रकृति और ईश्वर के प्रति निष्ठा की भावना का उदय धार्मिक कार्यों के अंतर्गत होता है। अगली हेडिंग हम देखते हैं आर्थिक कार्य। परिवार के अंदर विभिन्न जो सदस्य हैं हमारे, सभी के कार्य क्षेत्र अलग हैं, सभी की आय अलग है, और इस आय को एक साथ रखकर परिवार चलाना ये अपने आप में थोड़ा असहजता की भावना उत्पन्न करता है, जिसके लिए हम इस कार्य की मदद लेते हैं, आर्थिक कार्य, जिससे हम परिवार में विभिन्न अंगों में इस कार्य को बांट देते हैं। पहला है श्रम विभाजन, व्यवसायिक प्रशिक्षण, उत्पादन की प्रेरणा, आर्थिक क्रियाओं का केंद्र, उत्तराधिकार का निश्चय। अर्थात जो कार्य हमारे यहाँ चले आ रहे हैं, हमारा जो बिजनेस है, उसमें कौन सा व्यक्ति क्या कार्य करेगा, ये हम अपने परिवार के व्यक्तियों के बीच सलाह लेकर के उनकी योग्यता के आधार पर श्रम का विभाजन कर देते हैं। व्यवसायिक प्रशिक्षण, कोई व्यक्ति अपनी कला में निपुण है तो उसको हम उत्पादन की श्रेणी में डाल देते हैं कि इनके माध्यम से हमारा ये कार्य अधिक अच्छा होगा। अगला है उत्पादन की प्रेरणा, कुछ लोग उससे सीख लेते हैं, परिवार के अन्य सदस्य उस व्यक्ति से सीख ले या वह व्यक्ति समाज के अन्य व्यक्तियों को जोड़कर उस उत्पादन की मात्रा को बढ़ाए। ये सारे हमारे कार्य आते हैं आर्थिक क्रिया के अंतर्गत। अगली देखते हैं सांस्कृतिक कार्य। यह एक ऐसा कार्य है जिससे परिवार की प्रतिष्ठा को समाज में स्थान प्राप्त होता है। परिवार का संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। परिवार में रहकर बालक अपनी संस्कृति से परिचित होता है। हमारी सभ्यताएं क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे आचार विचार कैसे हैं, ये सारा गुण हमको परिवार के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। यदि हमारे परिवार के अंतर्गत धार्मिक विचारों से ओतप्रोत कोई भी क्रियाकलाप होगा, उसकी संस्कृतियों का विश्लेषण वह बच्चा अवश्य करेगा कि ये कार्य क्यों किया जा रहा है, जिससे वो हस्तांतरण होते होते अन्य पीढ़ियों तक पहुंचती है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शैक्षिक कार्य। ये परिवार का प्रत्येक व्यक्ति का ये उत्तरदायित्व है कि उसके परिवार के समस्त सदस्य जो आने वाली पीढ़ियां में उच्च शिक्षित हो। मात्र इसलिए नहीं कि उच्च शिक्षित व्यक्ति से ही सब कुछ होता है। उच्च शिक्षित व्यक्ति या शैक्षिक कार्यों में जब संलग्नता होगी, विकास होगा, वृद्धि होगी, तो व्यक्ति का मानसिक स्तर बहुत ही अच्छा होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार होता है। और पेस्टालाजी कहता है कि परिवार शिक्षा का सबसे उत्तम और बालक का प्रथम विद्यालय है। आपने भी सुना होगा, कई बार चर्चा हुई होगी कि बालक की प्रथम गुरु कौन है, वो माँ होती है। आपने देखा भी होगा कि बच्चा कितनी तीव्रता से, छोटा बच्चा हर चीज़ की नकल करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि यह कार्य उसको प्रेरित करता है, और ये परिवार का मूल कर्तव्य भी है कि वे अपने बच्चों की उचित शिक्षा का प्रबंध करें। अगला है मनोरंजनात्मक कार्य। इसके अंतर क्या आता है? स्वस्थ दिमाग होना चाहिए व्यक्ति का। आपने सुना भी है कि स्वस्थ मनुष्य के अंदर ही स्वस्थ दिमाग होता है, और वह दिमाग मिलेगा कहाँ से? जब हम अपनी मूल प्रवृत्तियों को ग्रहण कर ऐसी प्रवृत्तियों का त्याग करें जिससे हमारे दिमाग को ऊर्जा मिले, अर्थात निगेटिव ऊर्जा हमारे दिमाग से समाप्त हो, और ऐसी ऊर्जावान चीज़ों को भरने के लिए व्यक्ति के मस्तिष्क को ये कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, अर्थात वह अपना मनोरंजन भी करे, जिससे उसके अंदर की जो निगेटिव पावर है वो खत्म हो जाए। फिर टीवी का देखना, भजन सुनना, गाना गाना या खेलना या घूमना, ये सब क्या है? ये मनोरंजनात्मक कार्य के अंतर्गत आते हैं। और छोटे बच्चे देखिए ज़्यादा से ज़्यादा खेल में रुचि रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इस चीज़ से नहीं मतलब है कि हमारा परिवार क्या है, कैसा है, उनको बस अपने खेल की चिंता होती है। अगला है राजनीतिक कार्य। राजनीतिक कार्य क्या है? परिवार एक प्रशासकीय इकाई भी है। यदि परिवार को हम छोटा राज्य का रूप कहें तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस प्रकार से एक राजा अपनी प्रजा की देखभाल करने के लिए उचित अनुचित का निर्णय लेता है, मंत्री बनाता है, सेनापति बनाता है, उसी प्रकार से हमें घर में भी राजनीतिक व्यवहार करते हुए अपने यहाँ एक मुखिया का चयन होता है।
कौन घर का मुखिया होगा, कौन बाहर का सामान लाएगा, कौन खेत में जाएगा, कौन दुकान पर जाएगा। अर्थात ये सारी चीज़ें एकजुटता करके सलाह के द्वारा अपने परिवार के सदस्यों के विचार विमर्श के द्वारा राजनीतिक तथ्यों का अनुकरण करते हुए परिवार में ये सारी चीज़ किए जाते हैं। और परिवार का प्रथम कार्य है कि वे अपने मुखिया की आज्ञा का पालन करें। परिवार वह झूला है जिसमें भविष्य का जन्म होता है और वह शिशु गृह है जिसमें नवीन प्रजातंत्र का निर्माण होता है। तो बच्चों, हमने आज ये परिवार के कार्य अथवा महत्व के बारे में पढ़ा। अब फिर आपसे मुलाकात होगी अगले प्रकरण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।